आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। इस वक्त की अहम खबरें क्या हैं बताएंगे आपको, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। 18 महीने से ज्यादा समय से जेल में हैं सिसोदिया। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपनी डीपी में लगाया तिरंगा। बाकी सबसे भी किया अपना प्रोफाइल पिक्चर बदलने और तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने का आह्वान। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुणे से आईएसआईएस के आतंकवादी रिजवान अली को किया गिरफ्तार। एनआईए के वांटेड आतंकी पर 3 लाख रुपए का था इनाम। सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम और मिजोरम के बीच आज आइजोल में होगी बैठक। सीमा विवाद में मिजोरम के 3 जिले शामिल। केरल के वायनाड में सेना की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। लोगों ने जवानों को दी भावपूर्ण विदाई। अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों जिंदगियां बचाने वाले भारतीय सेना के प्रति जताया आभार। ग्यारह अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परीक्षा सेंटर अलॉट नहीं किए जाने जैसी कई परेशानियों का दिया गया हवाला। न्यूजीलैंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ऑकलैंड में नागरिक अभिनंदन समारोह में होंगी शामिल। यात्रा के अंतिम चरण में तिमोर लेस्ते के लिए होंगी रवाना। और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को मिला बधाइयों का तांता। आज अमन सहरावत के कुश्ती में कांस्य पदक की उम्मीद। वहीं विनेश फोगाट की सिल्वर मेडल देने की अपील पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का फैसला आज। और आइए सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। जी हां, आपको बता दें शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो कि 18 महीने से ज्यादा का समय उनको बीत चुका था जेल में, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से इन्हें जमानत मिली है। और खासतौर से अगर बात की जाए, कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में ये जमानत दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीधे तौर पर करीब 18 महीने से ज्यादा समय बिताया मनीष सिसोदिया ने जेल में और अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। ट्रायल में होने वाली देरी के आधार पर यह जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत जो है वो दी गई है मनीष सिसोदिया को। 18 महीने से जेल में है सिसोदिया, ज़्यादा समय हो चुका है 18 महीने से ज़्यादा का, और अब फिलहाल बेल उनको मिली है शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो 18 महीने से भी ज़्यादा का समय का जेल में बीता था, अब फिलहाल उनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई है। और खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि ना सिर्फ बताया गया है कि ट्रायल में होने वाली देरी के आधार पर ये जमानत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। शराब घोटाला मामले में आरोप में बंद थे, करीब 18 महीने से ज्यादा का समय बंद था। और इस दौरान मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद हैं तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है, और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया। तो आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं उनको कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दे दी गई है। हमारे संवाददाता विकास सारथी जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, अगर देखा जाए जिस तरीके से 18 महीने से ज़्यादा का समय मनीष सिसोदिया का जेल में बीता है और अब
यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है, क्या उसमें आधार बनाया गया है? मुकुल, कोर्ट ने ये पाया है कि लगभग 17 महीने हो चुके हैं मनीष सिसोदिया को जेल में और ट्रायल शुरू होने में अभी और देर होगी, क्योंकि जो टाइमलाइन ईडी पहले सुझा रहा था, जो सजेस्ट किया था, वो ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है। और इसीलिए कोर्ट ये मानता है कि अगर अभी ट्रायल देर से के बावजूद अभी शुरू भी हो जाए तो भी 7 से 8 महीने उसमें लग जाएंगे। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि जो हम बात करते हैं हमेशा, कोर्ट खासतौर से सुप्रीम कोर्ट बात करता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, वो मनीष सिसोदिया के मामले में भी कोर्ट को लगता है कि लागू होती है, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ईडी पहले ही हासिल कर चुका है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दोनों केसेस के डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो करीब 69,000 दस्तावेज हैं जी। आप समझ सकते हैं कि इससे ट्रायल में कितनी देर होगी इसके चलते, और इन्हीं आधार पर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। हालांकि वो शर्तें कोर्ट ने तय की हैं जो कि हमेशा तय की जाती हैं कि वो नियमित रूप से हाजिरी देंगे जांच अधिकारी के सामने। दूसरा, कोर्ट ने ये भी माना कि जो ट्रिपल टेस्ट की बात करते हैं कि क्या वो फ्लाइट रिस्क है, क्या वो भाग सकते हैं, कोर्ट ने कहा कि वो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, नेता हैं, आखिर वो भाग के कहाँ जाएंगे, इसीलिए ट्रिपल टेस्ट की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं वो भी उनका विरोध नहीं होता है उसमें जमानत को लेकर के। और इन्हीं के चलते, इन्हीं सब दलीलों के चलते कोर्ट ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत दे देनी चाहिए, वो 17 महीने से जेल में है। दूसरा, कोर्ट ने महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर नोट की वो ये कि जो अभी तक देरी हुई चार्जशीट दाखिल करने में या जांच में, उसको लेकर के ईडी की ये दलील थी निचली अदालत और हाईकोर्ट के सामने कि खुद मनीष सिसोदिया ने तमाम एप्लीकेशंस दाखिल की जिसके चलते ये देरी हुई। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जो भी अपनी दलीलें, अपनी जो एप्लीकेशंस रखी थी, करीब 13-14 एप्लीकेशन, एक मामले में 13 और एक दूसरे मामले में 14 एप्लीकेशंस थी, उनको फ्रिवलस नहीं कहा जा सकता। उन्होंने उसमें डॉक्यूमेंट्स की मांग की थी, उसमें उन्होंने कुछ जानकारियां मांगी थी ईडी से और सीबीआई से, इसीलिए उनको ये कहना कि वो फ्रिवलस थी और वो जांच को डिले करने या ट्रायल को डिले करने की टैक्टिक थी, इस दलील को ईडी की कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और इसीलिए जो आपत्तियां थी ईडी की, कोर्ट ने उनको खारिज करते हुए जमानत दे दी है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि उनकी वो पूरी तरह से मुक्त हो गए इस मामले से, क्योंकि अब उनको ट्रायल फेस करना है। जैसे ही ट्रायल शुरू होगा फिर उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और अंत में निचली अदालत फैसला देगी कि वो इस मामले में दोषी हैं या निर्दोष हैं। लेकिन जो कोर्ट ने पाया कि लंबे समय से वो जेल में है, जिसको लॉन्ग इनकार्सरेशन कहा कोर्ट ने, और इसी के आधार पर उनको आज जमानत यहाँ पर दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। जी बिल्कुल, यानी मुश्किलें जरूर थोड़ी सी कुछ कम हुई हैं लेकिन अभी खत्म नहीं माना जा सकता। हाँ बिल्कुल, उनकी मुश्किलों पर जो पिछले जेल से जुड़ी जो मुश्किलें थी, यानी वो उसमें तो उनको राहत मिल गई है, लेकिन ये कहें कि आबकारी नीति घोटाले में उनको पूरी तरह से वो राहत मिल गई है और वो पूरी तरह से फ्री हो गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब उनको निचली अदालत में ट्रायल का सामना करना है। हालांकि 17 महीने से जो व्यक्ति जेल में रहा हो उसका जेल से बाहर आना ही उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत है, तो इसीलिए आप इसको सिसोदिया के लिए एक राहत जरूर कह सकते हैं, लेकिन वो बेदाग नहीं हुए हैं इस मामले में, अभी उनको पूरा एक ट्रायल फेस करना है। जी बिल्कुल, और खासतौर से विकास, इस पूरे मामले की जो जांच न सिर्फ ईडी बल्कि सीबीआई भी कर रही थी, क्या दोनों ही मामलों में जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है? जी मुकुल, बिल्कुल, दोनों मामलों में कोर्ट ने जमानत दी है उनको, सीबीआई और ईडी दोनों के ही मामले में। हालांकि आप याद करेंगे सबसे पहले वो ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस उनके पक्ष में जरूर दिए थे, लेकिन ये भी कहा था कि जांच अभी महत्वपूर्ण स्टेज पर है, महत्वपूर्ण दौर में है और उनको जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी नोट की थी कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आज जस्टिस गवई की बेंच ने इस बात को भी ऑब्जर्व किया कि निचली अदालत ने और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस पहले आदेश को ठीक से उसको नहीं देखा या उसको वो ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाए और इसीलिए उनकी जो बेल रिजेक्शन लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में जो आदेश थे उनको आज कोर्ट ने सेट असाइड करते हुए दोनों ही मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। जी बिल्कुल, और खासतौर से जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं उनको हम सुन रहे थे, उनका भी सीधे तौर पर यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे बात कही है कि लगातार देरी हो रही थी ट्रायल के लिए, उसको आधार बनाया गया। लेकिन क्या ईडी की तरफ से भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया भी? देखिए, ईडी ने इस वक्त कोई सीधे तो प्रतिक्रिया नहीं दी, हालांकि कोर्ट उस पे जो कंडीशंस थी उनको लेकर के ईडी कुछ और चीजें नोट कराना चाह रही थी कि क्या क्या कंडीशंस लगाई जानी चाहिए। वो एक ईडी की तरफ से दलील रखी गई थी फैसले के तुरंत बाद ही। शुरू में ईडी ने जरूर ऑब्जेक्शन किया था, जब ये अपील आई थी तभी उसमें ऑब्जेक्शन किया गया था ईडी की तरफ से कि कोर्ट को इसको नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट 2 बार उनकी इस तरह की मांग को रिजेक्ट कर चुका है, खारिज कर चुका है। लेकिन आज कोर्ट ने पाया कि जिस आधार पर ईडी ये कह रहा है कि ट्रायल में देरी के लिए जांच एजेंसी जिम्मेदार नहीं बल्कि खुद आरोपी जिम्मेदार हैं, उस दलील को कोर्ट ने कहा कि
तथ्य इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। करीब 27 एप्लीकेशन दोनों मामलों में मिलाकर के कोर्ट को लगा कि कोई बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, क्योंकि ज्यादातर डॉक्यूमेंट के लिए लगाई गई थी कि उनको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए थे या प्रक्रिया से जुड़ी हुई एप्लीकेशंस थी। उनमें किसी भी एप्लीकेशन को कोर्ट को ये नहीं लगा कि ये डिलेइंग टैक्टिक है मनीष सिसोदिया की तरफ से। तो इसी कारण से कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के हालांकि सख्त प्रावधान है जमानत के, लेकिन जो व्यक्ति 17 महीने से जेल में है, जिस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अब ट्रायल शुरू ही होने वाला है, तो इस ऐसे में उन सख्त प्रावधानों में रियायत बरती जा सकती है, उनको फ्लेक्सिबल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, मान सकता है। जी बिल्कुल विकास, और जिस तरीके से ट्रायल की जहां तक बात की जाए, क्या ट्रायल होने पे या उससे पहले भी जो संबंधित अधिकारी हैं उनके समक्ष मनीष सिसोदिया को हफ्ते में 1 या 2 बार पेश होना होगा? जी, हफ्ते में 2 बार उनको बोला गया है जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए, लेकिन इसमें ये जो शर्त है वो लगभग वैसी है जो बाकी अन्य सामान्य आरोपियों के लिए लगाई जाती है। कोई अलग से उनके लिए ऐसा कोर्ट ने कंडीशंस नहीं रखी हैं कि वो जब भी जांच अधिकारी उनको बुलाएंगे वो जाएंगे, जांच में सहयोग करेंगे। नियमित रूप से जो एक 2 हफ्ते में 2 बार जो उनको अटेंडेंस देनी ही देनी है, वो एक कोर्ट ने शर्त रखी है। इसके अलावा जांच को प्रभावित नहीं करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, इस तरह की बातें कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखाई है। जी बिल्कुल, तो फिलहाल मनीष सिसोदिया को राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत उनको मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से किन बातों को आधार बनाया गया और किस तरह की शर्तें जो हैं वो रखी गई हैं इस जमानत के साथ, और साथ ही करीब 10 लाख रुपए का जो मुचलका है वो भी इसके साथ रखा गया है, साथ ही और तमाम शर्तें जिनके आधार पर फिलहाल जो मनीष सिसोदिया हैं उनको जमानत दी गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है। पूरे गौरव और उत्साह के साथ हम आज़ादी का पर्व मनाएंगे, लेकिन उससे पहले मौका है हर घर तिरंगा अभियान का, जो आज से शुरू हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया एक्स पर अपनी डीपी बदल ली है और तिरंगा लगा लिया है। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से भी यही आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरा साथ दें, और हाँ, अपनी सेल्फी खासतौर से harghartiranga.com पर ज़रूर शेयर करें। वहीं आज से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री के आह्वान पर अब तक कई लोगों ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल ली है। इन्हीं में शामिल हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी। उन्होंने अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथी भारतीयों के साथ हर घर तिरंगा जन आंदोलन में शामिल होने पर गर्व है। आइए अपने तिरंगे का जश्न मनाएं। harghartiranga.com पर अपनी सेल्फी साझा करें। साथ ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इसी क्रम में अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल ली है और लोगों से भी ऐसा करने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गौरव के इस दिन को मनाने और स्मरण करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी पहल हर घर तिरंगा के तहत अपनी प्रोफाइल तस्वीर को तिरंगे में बदल रहा हूं। मैं सभी से भी आग्रह करता हूं कि वे भी ऐसा ही करें, इस सामूहिक उत्सव में शामिल हों और इस पहल को यादगार बनाने के लिए harghartiranga.com पर अपनी सेल्फी साझा करें। यह आंदोलन प्रत्येक भारतीय में एकता, देशभक्ति और गर्व की भावना को जगाता है, जो हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलकर तिरंगे की तस्वीर लगाई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से भी यही आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरा साथ दें, और हाँ, अपनी सेल्फी harghartiranga.com पर ज़रूर शेयर करें। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर शिंदे मंत्रिमंडल के कई सहयोगी भी नजर आए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभियान में लोगों के व्यापक भागीदारी का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय गौरव को प्रेरित करने के लिए बनाया गया है।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, इनकी संकल्पना से हर घर तिरंगा ये अभियान शुरू हो गया। आज ये अभियान इतना बड़ा हो गया है कि ये एक क्या कहते हैं क्रांति के रूप में हम देख रहे हैं और ये तिरंगा झंडा हर एक के हाथ में हम देख रहे हैं। ये 9 तारीख से 15 तारीख तक ये सभी घरों पर, दुकानों पर, सभी शासकीय बिल्डिंग पर, निम्न शासकीय बिल्डिंग पर, सभी प्राइवेट बिल्डिंग पर यहाँ पर 2.5 करोड़ ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराए जाएंगे और हमारे युवाओं में, हमारे नागरिकों में एक राष्ट्र भावना, एक देशभक्ति की भावना जागृत हो जाएगी, उनको प्रेरणा मिलेगी। इसलिए हर घर तिरंगा ये अभियान बहुत ही लोगों के लिए, हमारे देशभक्त सभी तमाम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अगस्त क्रांति मैदान स्थित स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और खासतौर से तिरंगे की जब हम बात करते हैं, इसकी शान ही निराली है। आज़ाद भारत से पहले भी तिरंगे के कई स्वरूप थे, जिसे संस्कृति मंत्रालय ने एक वीडियो के जरिए साझा किया है। आइए देखते हैं। तो हमारी आन बान शान इस तिरंगे का सफ़र आपने यहाँ देखा। और आज से जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं, देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने इस अभियान से जुड़कर लोगों से अपील की है कि वो हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी भी अपलोड करें। अभियान के तहत देश भर में 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए समूचे देश में 9 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से हरघरतिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया है। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को देशवासियों से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत को एक सूत्र में पिरोता है और हमारा तिरंगा एकीकृत भारत का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर पूरा विश्व भारत की सामूहिकता की शक्ति देखे। 9 से 15 तारीख तक तिरंगा उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। देश के सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, देश की रेलवेज, देश के ट्रांसपोर्टर्स, देश के जो है बस ऑपरेटर्स, देश के जो है नागरिक उड्डयन क्षेत्र, देश के सशस्त्र बल, देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, देश के सभी प्रमुख भागीदार इसके साथ जुड़ करके देश के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसके साथ में जुड़ेंगे, सारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स इसके साथ में जुड़ें और आम जन की भागीदारी जो सुनिश्चित करते हुए ये एक सफल आयोजन हो और पूरा विश्व एक बार फिर
भारत की सामूहिकता की शक्ति को अनुभव कर सके। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को संसद सदस्य और मंत्री तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे। हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में वर्ष 2022 में शुरू किया गया था और पिछले वर्ष 10 करोड़ से अधिक लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे अपलोड किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बार भी उम्मीद यही है, ना सिर्फ 10 करोड़ बल्कि उससे कहीं अधिक लोग जो हैं वो अपनी सेल्फी अपलोड करेंगे तिरंगे के साथ ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि। यह वास्तव में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण था। आइए हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो प्रधानमंत्री ने साझा किया। हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी आंदोलन ने ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए पूरे देश को संकल्पित कर दिया। ये वो समय था जब अंग्रेजी सत्ता के विरोध में भारतीय जनमानस, गांव हो, शहर हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, कंधे से कंधा मिला करके भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बना। देश के लाखों नौजवानों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किताबें छोड़ दी। अगर इतिहास के पन्नों को थोड़ा जोड़ करके देखें तो भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम 1857 में हुआ। 1857 से 1942 तक की इस परिश्रम ने, इस आंदोलन ने एक ऐसी स्थिति पैदा की कि 1942 इसकी चरम सीमा पर पहुंचा और भारत छोड़ो का ऐसा बिगुल बजा कि 5 वर्ष के भीतर 1947 में अंग्रेजों को जाना पड़ा। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है, क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया, अपीजमेंट क्विट इंडिया। तो अपने आप में काफ़ी प्रेरणादायक ये वीडियो भी। और वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। वर्तमान और भावी पीढ़ी को काकोरी व स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथा से परिचित कराने के लिए राज्य सरकार काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर आज से काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन कर रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहे। काकोरी लाइन पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुणे ISIS के मॉड्यूल के आतंकी रिजवान अली को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी NIA की लिस्ट में शामिल था। साथ ही इस पर INA ने, खासतौर से अगर बात की जाए NIA की, तो उसने 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने लोगों को सतर्क करते हुए कई आतंकियों के पोस्टर जारी किए थे। वहीं लंबित सीमा विवाद के समाधान के लिए मिजोरम और असम आज मंत्रिस्तरीय वार्ता करेंगे। यह विवाद औपनिवेशिक काल के 2 परिसीमन बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत 1875 की अधिसूचना और 1933 के भारतीय मानचित्र सर्वेक्षण से जुड़ा है। सीमा विवाद में मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और ममित शामिल हैं, जो असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिले के साथ 164.6 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। ये बैठक आइजोल में होगी, जिसमें मिजोरम के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्री के संपदांगा और असम के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई सीमा सुरक्षा एवं विकास मंत्री अतुल बोरा करेंगे। मिजोरम में मुख्यमंत्री लाल दुहोमा के नेतृत्व में जोरम पीपुल्स मूवमेंट की सरकार बनने के बाद से दोनों राज्यों के बीच ये पहली सीमा वार्ता होगी।
और बात करते हैं केरल के वायनाड की, जहां लोगों ने भारतीय सेना को भावपूर्ण विदाई दी। वायनाड के भूस्खलन के बाद बचाव अभियान में दिन रात जुटी भारतीय सेना ने कई लोगों की जान बचाई। अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले इन बहादुर सैनिकों के प्रति शहर के लोगों ने आभार जताया। भारतीय सेना के साहस और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2025 और 26 के लिए कक्षा 6वीं की प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। ग्रीष्मकालीन जेएनवी के लिए 18 जनवरी 2025 को तथा शीतकालीन 12 अप्रैल 2025 को प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल चालू कर दिया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 रखी गई है। और नेट पीजी 2024 परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए 2 लाख से अधिक छात्रों की नज़र आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेगी। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी 2024 परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने 11 अगस्त को होने वाली इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इसे स्थगित करने के लिए याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि परीक्षा में शामिल होने वाले कई उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर ऐसे शहर में आवंटित किए गए हैं जहां पहुंचना उनके लिए मुश्किल है। याचिका में ये भी कहा गया है कि छात्रों को उनकी परीक्षा के लिए आवंटित शहर के बारे में 31 जुलाई को बताया गया। साथ ही एग्जाम सेंटर की जानकारी 8 अगस्त को दी गई है। इसने कम समय में छात्रों को सेंटर पर पहुंचने में मुश्किल होगी, इसलिए इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी किया जाए। मुंबई के प्राइवेट कॉलेज में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल और कैप पहनने पर लगी रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एक दिन पहले याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और प्रतिबंध के कारण अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने चिंबू ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और DK मराठा कॉलेज के प्रतिबंध लगाने के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रतिबंध का नियम छात्राओं के मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता। ड्रेस कोड अनुशासन बनाए रखने के लिए होता है और संस्था में प्रशासन और अनुशासन बनाए रखना कॉलेज का बुनियादी अधिकार है। आपको बता दें, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत में लंबित 18 मुकदमों की सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर किए जाने के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले अगस्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से सर्वे के काम पर लगी अंतरिम रोक को हटाने की मांग की है। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी की, जहां आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई। इसका केंद्र मंडी में ज़मीन की सतह से लगभग 5 किलोमीटर नीचे रहा। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार आज सुबह 9:53 पर 3 बार हल्के झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह की नुकसान की कोई खबर नहीं है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 8 दिन के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटकों से धरती हिली है। इससे पहले बीते 2 अगस्त को जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में 3.2 की तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप के ज़्यादातर झटके चंबा और मंडी जिलों में आए। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी आज से राज्य में जनसंवाद यात्रा निकालेगी। राज्य के कुल 750 जगहों पर पार्टी सम्मेलन करेगी। पार्टी के नेता इस यात्रा के जरिए विपक्ष द्वारा फैलाए गए फेक नैरेटिव को एक्सपोज करने का काम करेंगे। साथ ही सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के लाभ के बारे में बताते हुए अपने वोट बैंक पर निशाना साधेंगे। भाजपा की यात्रा आज से शुरू होगी और ये 11 अगस्त तक चलेगी। और बात करते हैं राष्ट्रपति के दौरे की। न्यूजीलैंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ऑकलैंड में नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगी, जहां वो भारतीय प्रवासियों और
फ्रेंड्स ऑफ इंडिया नामक संगठन के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों की संख्या 3 लाख है और वे न्यूजीलैंड में अच्छी तरह से एकीकृत हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा के अंतिम चरण में तिमोर लेस्ते के लिए रवाना होंगी। वहीं कल राजकीय भोज में बोलते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने घोषणा की कि भारतीय राजनयिक पहुंच को और बढ़ाने के लिए ऑकलैंड में एक वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। और बात अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों का एक और नया जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पंथा चौक बेस कैंप से यात्रा के लिए तीर्थयात्री रवाना हुए। अब तक 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए हैं। 20,000 से ज़्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। इस साल की यात्रा 52 दिनों के बाद 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन त्यौहार के साथ संपन्न होगी। अमरनाथ की वार्षिक तीर्थयात्रा पर श्रद्धालुओं ने खुशी जताई है। आज हम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी अच्छी है और सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, सबको अच्छा व्यवहार करते हैं। कितनी खुशी आ गई, बहुत खुशी हमें यहाँ पे आके। मन्नत मांगी कि देश में सुख शांति बनी रहे और सब लोगों का सामूहिक विकास हो। बहुत खुशी है। अब यह है कि यहाँ से जल्दी से निकलें, फिर बालटाल पहुँच के वहाँ का देखते हैं कि किस तरह से क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है तो एक्साइटमेंट तो है ही। सभी को आना चाहिए, एक बार तो लाइफ में आना ही चाहिए, ताकि यहाँ पे देखें कि किस तरह से क्या है। हमारी आर्मी फोर्स भी काफ़ी यहाँ साथ खड़ी रहती है हर जगह, और ये समझिए कि अगर आप अंदर हैं हर जगह आपको मिलेगी। लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कात्याल के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को कार्रवाई करते हुए ईडी ने अमित कात्याल की गुरुग्राम में 70 एकड़ ज़मीन और फ्लैट, मुंबई में कुछ आवास इकाइयाँ, दिल्ली में एक फार्म हाउस और उनकी रियल्टी कंपनियों की फिक्स डिपॉजिट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जब्त कर ली है। केंद्रीय एजेंसी की जांच टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कोई लाइसेंस न लिए बिना प्रमोटरों और उनकी कंपनियों द्वारा प्लॉट खरीदारों के पैसे को गैरकानूनी तरीके से इधर उधर करने से संबंधित है। आपको बता दें कि कात्याल को पिछले साल केंद्रीय एजेंसी ने रेलवे के कथित भूमि के लिए नौकरी घोटाले से संबंधित एक अलग धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और कई शामिल हैं। आईआईटी कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जयंत कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है। ये उपकरण सुरक्षित, विकिरण मुक्त होने के साथ ही इसमें किसी भी रसायन या प्रक्रिया के प्रयोग नहीं किया जाता है। ये पोर्टेबल उपकरण क्लिनिकल सेटिंग में 90% सटीकता के साथ त्वरित और दर्द रहित जाँच प्रदान करता है। ये डिवाइस मुंह की जाँच करने के लिए विशेष रोशनी और कैमरे का उपयोग करता है। मुंह की छवियों का विश्लेषण कर और उन्हें सामान्य कैंसर से पहले या कैंसर के रूप में वर्गीकृत करके तत्काल परिणाम प्रदान करता है। परिणाम स्मार्टफोन ऐप पर प्रदर्शित होते हैं और निरंतर अपडेट के लिए क्लाउड सर्वर पर संग्रहित होते हैं, जो इसे स्वयं परीक्षण के लिए आदर्श बनाता है। मुंह परीक्षण एक उपयोगकर्ता अनुकूल उपकरण है जिसमें सफ़ेद और प्रतिदीप्ति प्रकाश स्रोत होता है, जो स्मार्टफोन, टैबलेट, आईपैड आदि से वायरलेस तरीके से कनेक्ट होता है। एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हुई है, ओरल कैंसर डिटेक्शन किट, स्कैनजेनी साइंटिफिक कंपनी को। ये स्पेसिफिकली ओरल कैंसर अर्ली स्टेज के लिए डेवलप किया गया है। भारत देश में ओरल कैंसर से मरने की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ये आमतौर से गुटखा और पान और सिगरेट इन सब की आदत से बनती है। बायोसिस डेटा से मिलकर हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टूल बनाया है जिसमें एक सिंपल लाइट सोर्स के माध्यम से हम ओरल हेल्थ चेक कर सकते हैं और विद इन 2 मिनट के अंदर आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई टिश्यू है कि नहीं जिसमें कि प्री कैंसरस, कैंसरस या जो भी स्टेज है उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आज पूरे देश में नागपंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। सावन के महीने में आने वाले इस पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन खास तौर पर नाग देवता की पूजा की जाती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के प्रांगण में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर आज विशेष तौर पर भक्तों के लिए खोला जाता है। नाग देवता के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुट रही है।
और बात करते हैं इको फ्रेंडली पहल की। जी हाँ, रेशम के धागों से बनी राखियों को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन फूलों के बीज और सब्जियों से बनी राखियों के बारे में क्या आपने सुना है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की महिलाएं फूलों के बीजों और सब्जियों से बनी इको फ्रेंडली राखियां बनाने का काम कर रही हैं। ये महिलाएं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत इन शानदार राखियों को बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार कर रही हैं। ये महिलाएं केवल राखियों को बनाने का काम ही नहीं करती, बल्कि घर घर जाकर इन राखियों को बेचने का काम भी कर रही हैं। इन महिलाओं ने बताया कि वह राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बीते कई वर्षों से इन राखियों को बनाने का काम कर रही हैं। साथ ही इको फ्रेंडली राखियों की मांग बढ़ने से उनकी आमदनी भी काफ़ी अच्छी हो रही है। मेरे ग्रुप का नाम JSHG शंभूवाला है और हम जय समूह की महिलाएं मिलकर राखियां बना रही हैं और हमारी राखियां इको फ्रेंडली हैं। इनमें बीजों का उपयोग किया गया है ताकि प्रकृति को नुकसान ना हो। मैं राधे राधे स्वयं सहायता समूह की प्रधान हूं। हम लोग जैसे हर साल राखी का त्यौहार आता है तो उसमें हमें बताया गया, सरकार की तरफ से हमें मोल मिलता है कि हमें राखी बनानी है और अपनी आजीविका चलानी है। तो आजीविका मिशन के लिए हम ये लोग ये काम कर रहे हैं। आंबोला सनवाल पंचायत से हूँ। मेरा ग्रुप का नाम शिव शक्ति है और जब आप ये देख रहे हैं राखी हमने 3-4 साल से राखी बनानी शुरू की है, जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हम राखी बनाते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं इसके लिए कि आप भी बनाओ, इससे अच्छा इनकम होती है। मैं आंबोला सनवाला ग्राम पंचायत से हूँ और हम लगभग 4-5 साल से इको फ्रेंडली राखी बना रहे हैं और इसी के साथ हम अपने और समूहों को भी प्रेरित कर रहे हैं। बीज वाली राखी बना रहे हैं जिससे कि ये बीज बाद में मिट्टी में डाल सकें और वहीं से पौधे उग जाएं, इसलिए ये इको फ्रेंडली हैं और ये बाजार से अलग हैं। सच्चिदानंद समूह से बोल रही हूँ। हमने इको फ्रेंडली राखी बनाई हैं और महिलाओं को इसमें इनकम का साधन हो रहा है। वहीं सिरमौर जिले के पंचायत प्रधान संदीप तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन महिलाओं का समूह हर वर्ष राखियां तैयार करता है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर लोकल फॉर वोकल के संदेश के साथ इन महिलाओं का समूह स्वरोजगार सृजन करने में लगा हुआ है। साथ ही पंचायत का भी इन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। सैनवाला की स्वावलंबी महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए अपने कदम लेकर के लगातार मेहनत और कर्मकश बनते हुए अपनी पथ पे आगे बढ़ रही हैं। जैसा कि भारतवर्ष की मोदी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो करके और जीवन में आगे जा सके। इसी दिशा में ग्राम पंचायत आंबोला सैनवाला की जो हमारी समूह की महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की, वो लगातार अपने आप स्वावलंबी बनने की कोशिश कर रही है। पंचायत की तरफ से उनको लगातार प्रॉपर सहायता दी जाती है। बीजेपी के SC/ST के सांसदों ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने मुलाकात SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान को लेकर की है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में सब कैटेगरी एवं क्रीमी लेयर बनाने के फैसले के बाद ये अहम मुलाकात हुई है। किसी भी SC/ST व्यक्ति पर ये इसका लागू नहीं होगा और हम प्रधानमंत्री जी का आभार करते हैं कि उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस पर संज्ञान लिया और सबको आश्वस्त किया कि किसी भी SC/ST भाई का इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और आइए बात करते हैं कारोबार जगत की। भारतीय शेयर बाजार आज मजबूत ग्लोबल संकेतों के दम पर सकारात्मक खुला शुरुआती तौर पर और खासतौर से शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 775 अंक बढ़कर 79,667 और निफ्टी 234 अंक बढ़कर 24,351 पर नजर आया। वहीं रुझान तेजी का बना हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1700 से ज़्यादा शेयर हरे निशान में और करीब 190 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। NSE के करीब सभी इंडेक्स हरे निशान में हैं। ऑटो, IT, मेटल, एनर्जी और इंफ्रा इंडेक्स में सबसे अधिक तेज़ी है। सेंसेक्स में सभी 30 शेयरों में हरे निशान में कारोबार हो रहा है। टेक महिंद्रा, HCL टेक, टाटा मोटर्स, M&M, TCS और विप्रो टॉप गेनर्स में फिलहाल बने हुए हैं। रिजर्व बैंक ने टॉप अप होम लोन के बढ़ते ट्रेंड पर चिंता जाहिर की है। दरअसल RBI का मानना है कि लोग इस पैसे का इस्तेमाल शेयर बाजार जैसे सट्टा निवेश में कर रहे हैं।
बैंकों और एनबीएफसी को लोन के इस्तेमाल की निगरानी करने की सलाह दी गई है। आरबीआई ने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि ये लोन सट्टा निवेश में उपयोग ना हो। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। आपको बता दें कि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी भी गोल्ड लोन जैसे अन्य गारंटी वाले कर्ज पर टॉपअप की पेशकश कर रही हैं। टॉपअप कर्ज खुदरा कर्ज के साथ साथ होम लोन के ऊपर लिया जाने वाला कर्ज है। और इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट बढ़ा दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि यूपीआई भुगतान का जो है वो सबसे पसंदीदा तरीका बन चुका है। अभी यूपीआई के लिए टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। आरबीआई के मुताबिक यूपीआई यूज़र बेस 42 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। हालांकि यूज़र्स बेस में अभी और भी विस्तार की संभावना है। यूपीआई में डेलीगेटेड पेमेंट्स शुरू करने का भी प्रस्ताव है। और वहीं वित्त मंत्री ने राज्यसभा में दोहराया कि पीएम जनधन खाता धारकों को न्यूनतम शेष राशि की जरूरत नहीं है, इसलिए उन पर कोई शुल्क या जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने बताया कि देश में लगभग 65 करोड़ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाता धारक हैं, जिनमें 52 करोड़ जनधन खाते भी शामिल हैं। इनमें से किसी को भी न्यूनतम शेष न बनाए रखने के लिए दंडित नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जाती है। जनधन खाता धारकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 1 रुपये कार्ड भी दिया जाता है। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं ऑकलैंड का, जहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो पहुंची हैं और ख़ास तौर से अपनी इस यात्रा पर हैं। क्या कुछ तस्वीरें वहां से आ रही हैं, आइए सीधा रुख करते हैं। आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो फिलहाल ऑकलैंड पहुंची हैं, अपनी न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं। इसके बाद तिमोर लेस्ते के लिए वो रवाना होंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वो मौजूद हैं। नमस्ते, किया ओरा। आप सभी को भारत में अपने भाई और बहनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन। ऑकलैंड में ऐसे जीवंत और ओजस्वी इंडियन कम्युनिटी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात है। आज जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों के साहस और उपलब्धियों को देखकर गौरवान्वित हूँ। मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, साथ ही लोकसभा के 2 सांसद श्री सौमित्र खान और श्री जुगल किशोर भी है। न्यूजीलैंड के साथ हमारे संबंध बहुत गहरे और बहुआयामी है। यहाँ के भारतीय समुदाय इस खूबसूरत देश के सामाजिक ताने बाने का अभिन्न अंग बन गया है। भारतीय समुदाय ने यहाँ के विकास और समृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। व्यवसाय से लेकर शिक्षा जगत, स्वास्थ्य सेवा से लेकर प्रौद्योगिकी तक आपका योगदान अमूल्य रहा है। न्यूजीलैंड की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग मुझे जो बताया गया है 6% है और आपका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट है। आपके समर्पण और कड़ी मेहनत से न केवल आपके परिवारों का उत्थान किया है, बल्कि व्यापक न्यूजीलैंड समाज और अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे कई प्रवासी सदस्यों ने इस देश में बहुत ऊंचाइयां हासिल की है। श्री आनंद सत्यानंद जी जो 2006 से 2011 तक गवर्नर जनरल थे, का यहाँ और भारत दोनों जगह अत्यधिक सम्मान किया जाता है। इसी तरह सर एडमंड हिलारी भारत में एक जाना माना नाम है। हमारे खेल और सांस्कृतिक संबंध मजबूत रहे। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि
भारत की पहली हॉकी टीम ने लगभग 100 साल पहले 1926 में न्यूजीलैंड का दौरा किया था। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग अत्यंत सहयोगी रहा है। हमारे हजारों भारतीय छात्र न्यूजीलैंड में अध्ययन कर रहे हैं। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि न्यूजीलैंड के हमारे मित्र योगा, मेडिटेशन और भारतीय संगीत और नृत्य सीखने के लिए भी भारत आ रहे हैं। दोनों देश IIT दिल्ली में स्थापित इंडिया न्यूजीलैंड सेंटर के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। हम कल वेलिंगटन में मैंने न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को संबोधन किया, जिसमें भारत कंट्री ऑफ ऑनर है। इस शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने की हमारे दोनों देशों के संकल्प को दर्शाता है। न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय का समर्पण, कड़ी मेहनत और रचनात्मक भावना सराहनीय है। ये वह मूल्य है जिन्होंने पीढ़ियों से हमारा मार्गदर्शन दिया है और भविष्य में भी हमें प्रेरित करते रहेंगे। आप में से हर कोई अपने अपने तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व करता है। आप अपने साथ हमारी मातृभूमि की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत लेकर आए हैं और आपने इसे न्यूजीलैंड की विविध संस्कृति के साथ सहजता से मिलाया है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि दिवाली, ओणम, होली, वैसाखी और पोंगल जैसे भारतीय त्यौहार पूरी न्यूजीलैंड में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। संस्कृतियों का ये सुंदर संगम भारतीय समुदाय की सबसे बड़ी ताकत है। ये देखकर मुझे खुशी हुई है कि हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध तेजी से आगे बढ़ रहा है। उच्च स्तरीय यात्राओं, व्यापार और प्रतिनिधि मंडली के आदान प्रदान ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंडरस्टैंडिंग को गहरा करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने में योगदान दिया है। कल वेलिंगटन में गवर्नर जनरल डेम कीरो, प्रधानमंत्री लक्सन और उप प्रधानमंत्री पीटर्स के साथ मेरी बहुत उपयोगी बैठक हुई। हमने भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की है, जिसमें भारतीय समुदाय की भी प्रमुख भूमिका है। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम जल्द ही ऑकलैंड में एक कॉन्सुलेट खुलेंगे। जिसका उद्देश्य यहाँ बसे हमारे प्रवासी भारतीयों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना है। मुझे विश्वास है कि ये न्यूजीलैंड के साथ हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को और बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ ही दिनों में भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आज़ादी के समय से अमृत काल तक हमारा प्रिय देश बहुत आगे बढ़ चुका है। सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत आज दुनिया में लोकतंत्र का प्रतीक बन गया है। हमने दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती और बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। बहुत जल्द हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स हमारे लाखों नागरिकों को सशक्त बना रहे हैं और वैश्विक सहयोग के अवसर पैदा कर रहे हैं। जैसे जैसे हम 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ रहे हैं, हम प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। हम दुनिया भर में अपने प्रवासी भारतीय समुदाय को
अपने सपनों का भारत बनाने की इस यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखते हैं। आपका स्किल, एक्सपर्टाइज और अनुभव हमारे देश की प्रगति के लिए मूल्यवान है। बिजनेस कोऑपरेशन हो या एजुकेशनल एक्सचेंजेस, आपके पास भारत की डेवलपमेंट स्टोरी में योगदान देने और उसका हिस्सा बनने में अनगिनत तरीके हैं। इसके अलावा इस खूबसूरत देश में भारत के प्रतिनिधि के रूप में आप हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने में आपके प्रयास सराहनीय है। मैं इस अवसर पर न्यूजीलैंड सरकार और इस महान देश के लोगों की भी सराहना करना चाहूँगी, जिन्होंने भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से अपनाया है। आपकी इंक्लूसिव और वेलकमिंग भावना में हमारे समुदाय को फलने फूलने और समृद्ध होने में सक्षम बनाया है। अंत में मैं दोहराना चाहूँगी कि हमें आप सभी पर कितना गर्व है। मैं जब यहाँ आई और कल हम वेलिंगटन गए थे, वहाँ भी भारतीय मूलों के भाई बहनों से हम लोगों का मुलाकात हुआ। वहाँ हमने सुना कि वहाँ से भी भाई बहन आए हैं और यहाँ भी पूरा कोने कोने से आके यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपसे देख करके मुझे महसूस हो रहा है, यहाँ रहने के बाद, यहाँ आने के बाद इस मन से मुझे लगता है कि मैं भारत में हूँ। भारत का महक यहाँ अनुभव हो रहा है। इसी तरह आप जरूर, मुझे हम लोगों का हाई कमिश्नर ने बताया कि भारतीय का, यहाँ मैंने भी महसूस किया कि भारतीय अपने भारतीयता को भूले नहीं। ये है आइडेंटिटी, ये है अपना दिल का रिश्ता। मैं अंत में सराहना चाहूँगी कि हमें आप सभी पर कितना गर्व है। आपकी उपलब्धियाँ हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं, साथ ही साथ इसी देश का भी, भारत का नाम के साथ साथ इसी देश का भी आप नाम रोशन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आइए हम भारत और न्यूजीलैंड के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करें और भारत का और न्यूजीलैंड का नाम रोशन करें और पूरे देश, पूरे विश्व भारत की और न्यूजीलैंड की ओर देखते रहे कि हम कहाँ पहुँचे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप देख रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि ऑकलैंड में एक नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुई थी और उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में आके, ऑकलैंड में भी आके वही जो भारत की महक है महसूस हो रही है। दोनों देश जो कि ना सिर्फ सांस्कृतिक विरासत को साझा करते हैं, बल्कि वहाँ जो तमाम प्रवासी भारतीय हैं वो भारत की तरह ही जो त्यौहार हैं लगातार उनको मनाते हैं और बेहद ही एक सुखद वातावरण जो है न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में देखा जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने घोषणा की कि यहाँ पे ऑकलैंड में एक वाणिज्यिक दूतावास जो है वो खोला जाएगा। लगातार जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं उनकी ये मांग थी, आवश्यकता उनको लग रही थी और इस मांग को पूरा करते हुए ऑकलैंड में एक वाणिज्यिक दूतावास खोलने की बात भी उन्होंने यहाँ कही। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।